नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हेरिटेज वॉक करते हुए धानमंडी इलाके में पहुंच गए हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये धानमंडी का वो क्षेत्र है जहां दिन में आपको टू व्हीलर निकालने में भी परेशानी हो सकती है और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये वो इलाका है जहां बिल्कुल शांति है। सुबह का 6:30 बजे हैं और हम लोग हेरिटेज वॉक करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। बीती रात को बहुत तेज़ बरसात थी, बहुत भारी बरसात थी और ऐसा लग रहा था कि मौसम साफ़ नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह एकदम मौसम साफ़ हो गया था और हम लोग 6 बजे के आसपास अपनी यात्रा होने शुरू की थी। धानमंडी का जो इलाका है वो ऐसा कहा जाता है कि उदयपुर का सबसे व्यस्ततम और कंजस्टेड इलाका होता है, जहाँ पर व्यापारी लोग अपना सामान सड़कों तक फैला देते हैं। लेकिन अभी का आप अवसर देख पाएंगे, अभी का जो ये नज़ारा है एकदम खुला हुआ है और आप आराम से अभी एक 4 पहिया वाहन बड़ा सा लेकर भी आ सकते हैं। सेवा चाल रही ठाकुर जी। ये सत्य ये गणगौर चौक है और यहाँ पर गणगौर जब वहाँ से आ जाती है घाट से होके, फिर यहाँ पर माली समाज की जो महिला है वो गणगौर का यहाँ पे नृत्य होता है। हाँ। और बहुत ही अच्छा है, पारंपरिक नृत्य है और वर्षों से हो रहा है और करीब 50-100 वर्ष इसी स्थान पे। इसी स्थान। वाह, क्या बात है। दिल्ली गेट से जब हम भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं तो तीज का चौक होकर, भोपालवाड़ी होकर हम लोग बड़ी होली पहुंचते हैं। बड़ी होली का अर्थ ये होता है कि जब महलों में जब होली के दिन होली का दहन हो जाता है तो वहाँ के बाद शहर की होली सबसे पहले यहाँ जलाई जाती है, इसलिए बड़ी होली कहा जाता है।
ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बड़ी होलिका ही चौक है और यहीं पर ये होलिका दहन होता है। हमारे साथ नरेश पंवार जी हैं, हमारे मित्र, जिनका बचपन यहीं बीता, वे यहीं पले बढ़े और यहीं से उनकी किलकारियाँ गूंजते हुए सेक्टर 4 के चौराहे तक पहुँची थी। नरेश जी, ये स्थान देखकर या महसूस कर कर क्या आपको फील हो रहा है? बचपन की याद आ गई और यहाँ बड़ी होली रुकती थी तो हम देखने आते थे। पास में दूसरी गली में हमारा मकान था, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और काफ़ी जोश खरोश के साथ में। और वो होली शायद जो राजा महाराजा की होली थी होती थी, उसके बाद में ये होली जलती थी, ऐसा कोई उसमें है। तो मतलब काफ़ी, और सारे जितने भी ड्रोन वाले लोग होते थे वो सब यहाँ आते थे और एक बार इसको देखने के बाद फिर से सारी होलियाँ जलती मोहल्ला की। तो पहले जो उत्साह हुआ करता था हमारा होली जलाने में और होली को खेलने में, क्या उस उत्साह में, इस उत्साह में कुछ बदलाव, परिवर्तन देखा 50 साल में? परिवर्तन तो बहुत आया है और इतना परिवर्तन तो मतलब अब लोगों के, जब हम बाहर चले गए तो वहाँ पे लोगों के मकानों की अवेयरनेस, ये अवेयरनेस, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले खुले मन से होली खेलते थे लोग और इतनी मतलब सारे जो भी मस्तियाँ होती थी वो सब मतलब पूरे रंगों के साथ में सब सारे कलर लगते थे। अब वो उसमें थोड़ा सा कमी है। गुरुजी हमारे साथ में है। गुरुजी, हम नरेश जी से बातचीत कर रहे थे, ये यहीं से निकले पले बड़े हैं। जो भौतिकतावादी दौर है इसमें हम तो पले बड़े ही नहीं, छोटी छोटी गलियों में, सब गलियों में रहे, आप तो आ भी रहे, हम भी रहे, चिंतामणि घाटी पे रहे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग शहर के बाहर निकल गए और ऐसी खुली जगहों में जहाँ पर दूर दूर तक पड़ोसी को न पहचानता हो। तो ये जो भौतिकतावादी दौर में हम लोग छोटी गलियों से निकल के बाहर पहुँच गए हैं, ये जो दौर है इसके बारे में आप क्या कहें? अब क्या लोगों को फेस्टिवल का मनाने का उत्साह बहुत कम हो गया। बहुत कम लोग रुचि लेते हैं अपने पुराने परिवेश में रहते हुए जो हम मनाते थे त्यौहार, उसकी तुलना में आज आधुनिक लोग बिल्कुल, बच्चे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं होली दिवाली पे, घरों में कैद रहते हैं। बाहर आके आस पड़ोसी से मिलना, वो संस्कार ही खत्म हो। समाचार जी, आप भी तो, आपका मूल निवास तो शायद विराटनगर। विराटनगर, देखिए महाभारत में विराटनगर का प्रसंग आता है। बिल्कुल है, ऐतिहासिक गांव है। हाँ, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। आप तो बहुत ऐतिहासिक जगह से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन उदयपुर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतिहास भी है, संस्कृति भी है, कला भी है, सब कुछ है। लेकिन इन छोटी गलियों को देखकर आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि ऐसी गलियाँ आपके वहाँ पर हैं या नहीं ऐसी? गलियाँ तो सभी पुराने शहरों में छोटी गलियाँ ही होती हैं, परंतु अब जो गलियाँ छोटी थी तो लोगों का दिल बहुत विशाल होया करता था, मकान छोटे होते थे और आपसी प्रेम सद्भाव था। परंतु अब जो नए शहरों में जा रहे हैं, मकान सबके पास विशाल हैं, बड़े हैं, परंतु दिल बहुत छोटे हो गए। पड़ोसी के किसी काम नहीं आते। इन तंग गलियों के अंदर लोग पुराने बुजुर्ग आदमी बाहर चबूतरी में बैठते थे, गली की मोहल्ले की चिंता करते थे, तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। परंतु अब बाहर शहर से बाहर चले गए, एक दूसरे पड़ोसी एक दूसरे से विचारों से या अन्य चीजों से प्रेम ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा। और ये जो चिंता है वो स्वाभाविक सी भी चिंता है, क्योंकि शहर जो है वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। जैसे उदयपुर की तरफ हम देखेंगे तो जो शहर कोट के भीतर जो शहर था पहले, दिल्ली गेट के भीतर की तरफ, या जो हम देखते हैं शहर कोट, सूरजपोल, हाथीपोल, अब शहर बाहर की तरफ बढ़ गया है। आप इधर देखेंगे अहमदाबाद की तरफ तो बलीचा से बहुत आगे शहर निकल गया है, इधर पीछे देखेंगे तो डबोक से आगे निकल गया है। तो शहर जो है फैलता जा रहा है और ये जो शहर के जो फैलाव का जो चरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो छोटी छोटी गलियां हैं वो गलियां तो अब रहने वाले जो लोग हैं या जो यहाँ जो लोग निवास करते हैं वे एक तो वाहनों की दृष्टि से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि 4 पहिया वाहन अगर लेते हैं तो कहाँ रखा जाए 4 पहिया वाहनों को, ये बड़ी समस्या होती है। दूसरी समस्या ये होती है कि छोटे मकान हैं, पुश्तैनी मकान हैं, तो ऐसे मकानों में रहने के लिए क्या किया जाए, ये बहुत कष्ट वाली समस्या होती है। और एक आधुनिकता में नए नए मकानों की डिज़ाइन, नए नए इन्वेस्टमेंट्स होने लग गए हैं। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जीवन में हम जिन गलियों से यात्रा शुरू करते हैं, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये नाइयों का चौक है, नाइयों का चौक शिव चौक है। और यहाँ हमारे मित्र छोगालाल जी भोई पार्षद है और नमस्कार। छोटी गलियों में रहने का अपना एक आनंद होता है। पहले तो ऐसी ही गलियां हुआ करती थी सब जगह पूरे देश में, लेकिन जो जो शहरीकरण का विकास होता गया
त्यों त्यों इन गलियों में रहने वाले लोग कम होते चले गए और शहर के बाहर बड़े बड़े मकानों में, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में, बंगलोज में लोग बाहर निकलने लग गए। शहर की हालत भी यही है। हमारे गाँव में भी ये देखेंगे कि जो लोग गांव छोड़ के बाहर चले गए कमाने के लिए दूसरे शहरों में, तो ये गलियां सूनी हो गई और इस कारण इनका विकास भी उतना नहीं हो पाया जितना विकास बाहरी इलाकों में हुआ है। तो हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में उन गलियों में भी लौटना होगा जो छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं और हमारी विरासत जिसमें संजोई हुई है, क्योंकि आखिरकार छोटी गलियों से निकलकर ही बड़े राजमार्गों का रास्ता तय होता है। तो छोटी गलियों को बुलाया नहीं जा सकता। हमारे साथी गुरुजी कुंदनमल जी पोखरना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कही है अभी। ये जो तंग गलियां हैं इनमें एक से एक मकान आपस में चिपके हुए होते हैं और इनकी जो बनावट है इस किस्म की होती है कि एक दीवार से एक दीवार चिपकी होती है। तो किसी आपदा के समय में भी, और अगर किसी समय ऐसा भी होता है कि अगर इनकी नींव कमजोर हो जाए या गिरने की स्थिति में हो तो एक दीवार दूसरी दीवार को थामे रहती है। तो समाज में भी यही नियम लागू होता है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसका हाथ थामे तो दूसरा व्यक्ति गिरने से बच जाता है। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये शीतला माता का मंदिर है जो बड़ी होली में ही स्थित है। शहर में दो जगह शीतला माता का मंदिर है। एक जब हम लोग सिटी पैलेस की तरफ बढ़ते हैं तो बगल में जो मंदिर है वो शीतला माता का मंदिर है और एक ही बड़ी होली में है। पद यात्रा करते हुए या ये हेरिटेज वॉक करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं मालदास जी की शहरी में। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में इसे मालदास स्ट्रीट कहते हैं। और ये जो गलियां हैं मैं आपको थोड़ा सा वर्टिकल पूरा घुमा के दिखाता हूँ पीछे की तरफ और आगे भी। दिन में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। मैं कभी कभी टू व्हीलर लेके आता हूँ तो निकलने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो विप्लव जी आपने मुझे बताया, ये जो मालदास जी की शहरी है, किसी ज़माने में महाराणाओं के समय में यहाँ मालदास नाम का कोई सेठ जो रहा करता था, जो माल से समझ में आ रहा है, माल जिसके पास ज़्यादा है वो मालदास है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए या जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके खरीद के लिए कपड़े का सबसे बड़ा मार्केट है। हम लोग मालदा स्ट्रीट के भीतर नीम चौक में पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप एक नीम देख पा रहे हैं। ये सूखा सा नीम है और बहुत बरसों पुराना नीम है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में बहुत घनी छाया के साथ में ये नीम यहाँ लोगों को बहुत ठंडी छाया दिया करता था, लेकिन तब से सूख गया है। नाम इसका नीम चौक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चूंकि हम पौधारोपण के प्रति बहुत जागरूकता भी पैदा करते हैं और लोगों को कहते भी हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो इस नीम चौक की याद में लोगों ने यहाँ पर स्थानीय वासियों ने एक नए नीम का पौधारोपण भी किया है ताकि इस नीम की स्मृति भी ताज़ा रह सके। पुराने ज़माने में शहर में बहुत सारी बावड़ियाँ हुआ करती थी और ये एक बावड़ी है जिसका नाम धोली बावड़ी है। इसका नाम पता नहीं धोली क्यों था ऐसा। दो बावड़ियाँ हैं, धोली बावड़ी और काली बावड़ी। अब इसको पूरा बंद कर दिया। 90 के दशक से पहले की बात है कि शहर में नारू रोग फैला था। पानी से जो रोग पैदा होता था, पैरों में से कुछ कीड़े निकलते थे, उसको नारू रोग कहा जाता था। उस समय सरकार ने इसको बावड़ी को बंद कर दिया और उसको पार्क बना दिया। इसके साथ ही इस बावड़ी के ठीक बगल में एक मार्शल हाउस भी है जिसको हमने अभी देखा था। शहर के बड़े पत्रकार थे छोगालाल जी, वो एक अखबार निकाला करते थे जिसका नाम था मार्शल।
उनका भव्य भवन है और ऐसा कहा जाता है कि उस समय वो अपने अखबार की खबरों से शहर में तहलका मचा दिया करते थे। मेरे पीछे शहर का व्यस्ततम दिल्ली गेट चौराहा दिखाई पड़ रहा है और हम लोगों ने जो आज की यात्रा की थी वो सभी तरह की गलियों से घूमते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली गेट में। और इसके पीछे की तरफ हम जाएंगे, जीतू रंजन के पीछे एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग आज दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली गेट का चौराहा है सुबह के समय कितना शांत और सुकून भरा होता है। पीछे हमारे भी हैं जो कभी कभी अदा कदा चल जाते हैं। दिल्ली गेट शहर की जान है और ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर ट्रैफिक व्यवस्था जब बिगड़ती है तो दिल्ली गेट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि शहर में ट्रैफिक का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। और अगर हम नियम से अपना वाहन पार्क करते हुए और अगर थोड़ा सा सलीके से, अनुशासन से हम लोग अगर वाहनों को चलाएं और वाहनों को पार्क करें तो मुझे लगता है कि शहर की जो यातायात समस्या है वो भी हल हो सकती है। ये दिल्ली गेट चौराहा है, यहाँ शहर कोर्ट शुरू होती थी। ये दिल्ली गेट है जहाँ से शहर में बाहर से आने वाले लोग प्रवेश किया करते थे। लेकिन जो ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे दो मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही है। शांतिलाल जी मेहता और अंबर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर पुलिस की गोली से, अंग्रेजों की गोली से वो शहीद हो गए थे। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, शहर के लोगों को नहीं पता होगा। उन दोनों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं दिल्ली गेट के ठीक दरवाजे के नीचे। उस दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और बहुत ज़्यादा डर था, भय था, ऐसे में लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उदयपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उस समय जब ये हादसा हुआ था, उस हादसे के दौरान परशुराम जी त्रिवेदी और गुलाब सिंह जी शक्तावत, उनको भी पैरों में गोली लगी थी। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। आज की हेरिटेज वॉक पूरी करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली गेट के भीतर। मतलब दिल्ली गेट बहुत व्यस्तम इलाका है और यहाँ के पीछे जहाँ आपने देखा होगा LIC का दफ्तर है, इधर ज्योति स्टोर और शिशु रंजन है, उसके ठीक पीछे एक नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन छोटी सी गली के बीच में हम लोग मंदिर में आ गए हैं। नर्मदेश्वर महादेव दिल्ली गेट पर स्थित देवस्थान से प्रत्यक्ष प्रवाह मंदिर है। लगभग 325 साल जो भी मन्नत मांगते उनकी इच्छा पूरी होती है। करीब 350 साल पुराना मंदिर है जो महाराजा भीम सिंह जी ने बनवाया था और इसकी जो पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई मूर्तियां मन मोह लेती है। ये मंदिर जो है देवस्थान विभाग का मंदिर है और यहाँ पर देवस्थान विभाग के जो कर्मचारी हैं या पुजारी हैं वो देख रेख करते हैं। हमारी यात्रा करते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे लगता है कि ये शायद तीसरा या चौथा रविवार है जब हम लोग हेरिटेज वॉक को संपन्न करके यहाँ पहुँचे हैं और ये आज का अंतिम पड़ाव है। अंतिम दौर में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में। कल रात बहुत तेज़ बरसात थी और हम लोगों ने सोचा था कि इस बरसात के बाद में आज सुबह हम लोग यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी है और आमतौर पर ऐसा होता भी है कि सुबह के समय आमतौर पर बरसात नहीं होती है। ऐसा हम लोगों ने पिछले काफ़ी लंबे समय से महसूस किया है। हेरिटेज वॉक का ये चौथा रविवार है। उससे पहले जो रविवार था जिसमें हम लोगों ने श्रीनाथ मार्ग की यात्रा की थी और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को एडिट करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, तो एक बांग्लादेशी चैनल ने उस पर अपने कॉपीराइट का हक भी जता दिया था। कितने आश्चर्य का विषय है। हालांकि हमने बहुत आपत्ति दर्ज की और ये हमको अपना कॉपीराइट वापस मिल गया और जो इंस्टाग्राम से और जहाँ जहाँ से ब्लॉक किया गया था वीडियो वापस चालू हो गया। खैर, हमारा उद्देश्य न तो कॉपीराइट का क्लेम करना है, न हमारा उद्देश्य किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होना है। हमारा उद्देश्य शुद्धतः शहर की जो गलियां हैं उसको जानने और शहर के उन इलाकों में जहां हम लोग कभी आ नहीं पाते हैं या छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, इसकी विरासत को, इसकी संस्कृति को, इसकी ऐतिहासिकता को देखने का एक पर्पज मात्र है। पिछले कई दिनों से मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्यों यात्राएं कर रहे हैं। कई लोग पूछ भी रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं। मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों के माध्यम से भी कि हमारी यात्रा का उद्देश्य न तो राजनीतिक है, ना कोई ऐसा उद्देश्य है जिससे हम लोग कोई अपना एजेंडा लेके चल रहे हो। हम लोग हर रोज पिछले 3 साल से सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मॉर्निंग वॉक करते हैं सब मित्र लोग। तो रविवार के दिन हम सोचा कुछ अलग कर लिया जाए, इसलिए सुबह हम लोग आ जाएं तो सुबह का एक मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, शहर को जान भी लें, देख भी लें। और हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ शहर को जानने का है एकमात्र, और हम इसकी ऐतिहासिकता को, इसकी सांस्कृतिक धरोहर को और शहर की जो पर्यटकीय महत्व है इसको दिखाने के लिए, और हम ये बताना चाहते हैं कि शहर और कैसा दिखता है भीतर से। खाली शहर जब सुबह का सन्नाटा होता है, शांति होती है, तो बाकी लोग भी देख पाएं। और एक और अंतिम बात,
कई लोगों ने शहर के अंदर कई अद्भुत चीजें हैं जी। जो शहर में पास में रहने वाले लोग भी उन चीजों से अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन अनभिज्ञ चीजों को खुद पहचानना और अपने साथियों को बताना, दिखाना, जी। एक उद्देश्य यही है। बिल्कुल, रामावतार जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, चारों तरफ दिल्ली गेट की परिधि है और इतनी व्यस्ततम जगह है ये, लेकिन किसे पता होगा कि यहाँ इतना खूबसूरत और इतना ऐतिहासिक मंदिर है। तो अगर आप लोग इस मंदिर में नहीं आए हैं तो जरूर आइएगा, दर्शन कीजिएगा। नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, देवस्थान विभाग इसका संचालन करता है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। जो मैं अंतिम बात जो कह रहा था, कई लोगों ने मैं रिक्वेस्ट किया है कि इस हेरिटेज वॉक को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे मैंने सब लोगों को कहा भी है, आप लोग कमेंट में पढ़ भी पाते हैं, सब लोगों का स्वागत है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, आना चाहता है, तो निश्चित तौर पर ये तो शहर को जाने का कार्यक्रम है, इसमें कोई शुल्क तो है नहीं कि हम लोग कोई ऐसी कॉर्पोरेट एजेंसी चला रहे हैं या कोई एनजीओ चला रहे हैं। ये तो आनंद का विषय है। सुबह का भ्रमण, जब अमृत बरसता है हवा में, तो हम लोग उसको अपने फेफड़ों में ग्रहण करते हैं। और सुबह के समय अगर हम 4 से 40 हो जाएं तो ये खुशी का विषय होगा। तो जो आना चाहें स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन भी रहेगा। अब हम लोग बहुत घूम फिर के थक गए हैं और मैं नरेश जी से आग्रह करूंगा कि कहीं जलपान की व्यवस्था की जाए। है मित्र लोग? तो आइए चलते हैं, हम लोग कहीं जलपान करते हैं और फिर अगली यात्रा पर अगले रविवार हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या ये भोले मिष्ठान की कचौरी है। आमतौर पर भोले मिष्ठान की जलेबी बहुत फेमस है। मैं बहुत छोटा था बचपन में, तब से भोले मिष्ठान की जलेबी खाया करता हूँ। हालांकि ये कोई प्रचार नहीं है, ना कोई ये कमर्शियल है, लेकिन ये बात कहने की है क्योंकि हम लोग जब यात्रा संपन्न करके कुछ खाते पीते हैं तो भोले की जो कचौरी और जो जलेबी है वो अगर यहाँ दिल्ली गेट पर आए तो भोले की कचौरी और जलेबी जरूर खाएं।